हेलो गाइस, मैं रुखसार हसन, ये मोहम्मद वकार, रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है चैनल को ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। वीडियो है 2 दिन पुरानी, लेकिन वीडियो रिकमेंडेड बहुत थी। अलोक सर की वीडियो को टाइटल है पहला पाकिस्तान मिला जिसने सच्ची हिस्ट्री बताई। जी देखते हैं पहले वीडियो। मेरे ख्याल से इंडिया की थोड़ी सी इसमें तारीफ की होगी, फिर सच्ची। चलो देखते हैं पहले वीडियो, फिर देते हैं रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हूं वो वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का। इसका टाइटल है 200 टाटा बसेज इन कश्मीर ट्रांसपोर्ट इन जम्मू एंड कश्मीर वर्सेस पाक। तो हाँ भाई, ये बात बिल्कुल सही है कि 200 नई बसें जो हैं वो टाटा की जम्मू एंड कश्मीर में अब चलने वाली हैं और वहां के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में एक बार फिर से और ज्यादा क्या कहें बेहतरी आ जाएगी। अब तो चलिए इस पर देखते हैं कि पाकिस्तान के लोग क्या कहते हैं। वही रटे रटाए जवाब देते हैं या फिर लोगों की नीयत कुछ बदली है, सोच बदली है। देखते हैं। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है, अगर कश्मीर की बात करें जो इस टाइम पाकिस्तान साइड कश्मीर है और दूसरे साइड पे जो इंडिया साइड कश्मीर है, दोनों में डेवलपमेंट में क्या फ़र्क देखते हैं आप? डेवलपमेंट में ये है फ़र्क, तो ज़ाहिर इंडिया वाले तो ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं अपनी उस कम्युनिटी के ऊपर, ठीक है। लेकिन जो हमारी साइड पे कश्मीर है, इस पर तो अभी सियासत चल रही है। इन लोगों की हालत ज़ाहिर इसी तरह है। एजुकेशन का निज़ाम यहाँ से ठीक नहीं है, करप्शन का बोलबाला है। ट्रांसपोर्ट की बात करें, ट्रांसपोर्ट की बात है, जैसे जलजला आया था तो बहुत सारे मिनिस्टरों ने घर के अंदर अपना सामान वो सारा ले गए थे। आपको पता वहाँ बड़ी करप्शन हुई। लेकिन कुछ जो सियासी तंजीमें हैं, जो रफाई तंजीमें हैं, जैसे अल खिदमत है और इस तरह की बहुत सारी तंजीमें हैं, रेड क्रॉस वगैरह है, इन्होंने बहुत काम किया। वो तो फिर जहाँ पे भी कोई जुल्म होगा इंसानियत के लिए कोई ना कोई तो बात करेगा, ये तो बात है। हेल्प भी लोग करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर जो है ना, वो अभी तक तो कोई सिंसियर उनको भी लीडर नहीं मिला। अभी जितने भी लोग आए हैं, अभी तक आपके सामने जितने भी रजीम है, ये लोग आए हैं, इन्होंने इसके ऊपर कुछ काम नहीं किया, उनकी आज़ादी के लिए कुछ काम नहीं किया। इसलिए एक बात नहीं समझ आती कि हम हमेशा बात करते हैं अगर कश्मीर की ना, वो करते हैं इंडिया साइड कश्मीर की कि उन्हें आज़ाद करवाना है, उन्हें आज़ाद करवाना है, ये करना है, वो करना। और सर पाकिस्तान में भी कश्मीर का हिस्सा है, उनके लिए हम क्यों नहीं बात करते? उधर डेवलपमेंट, उधर ट्रांसपोर्ट, उधर हेल्थ, उधर एजुकेशन की बात क्यों नहीं करते? बिल्कुल ये ज़रूरी है कि जो हमारे साइड पे कश्मीर है, इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करें, इनका बजट रखें, इनके हाथ रखें के ऊपर। इसमें एजुकेशन तो बहुत ज़रूरी है। फिर इनकी जो एम्प्लॉयमेंट है वो बिल्कुल है ना होने के बराबर है। फिर ये गुर्बत का इंतहा वहाँ इस एरिया के अंदर, और लोग गरीब हैं, उनकी कोई परेशाान मतलब है लोगों ने। मैंने तो कश्मीर का विजिट किया, वो ये कहते हैं कि बिजली यहाँ से बन के जा रही है, यानी कश्मीर से, और वहाँ पे बिजली पे ज़्यादा एक्स्ट्रा टैक्स भी उन्हें लग रहा है और बहुत सी इश्यूज का सामना। इसमें ना मैं फ्रैंकली स्पीकिंग आपको बात बताऊँ कि जो इस वक्त क़यादत है ना कश्मीर के अंदर, वो सिंसियर क़यादत नहीं है। जो लोग चुन के आते हैं वो ऐसी तरह भेड़ बकरियों को लोग समझते हैं। उनसे जब मैंने बात की वहाँ के पॉलिटिशियन से, वहाँ की यूथ से, उन्होंने ये बोला कि भाई हमारी सारी सियासत तो, हमारी पॉलिटिशियन तो सारी जो है वो पॉलिटिक्स चल रही है पाकिस्तान से, हम क्या सिंसियर हों क्या ना हो। ये बात ठीक है कि पाकिस्तान को डिक्टेट करता है यहाँ से, और उन कश्मीरियों कहते हैं हम आज़ाद हैं। ये वो भी बेचारे अभी आज़ाद नहीं है, उनको डिक्टेशन होती है यहाँ पे। और ये जो पाकिस्तान की सियासत जो भी लोग करते हैं वो उनको आगे लेके जाते हैं बेचारों के लिए। इंडिपेंडेंटली वो कोई फैसला भी कर नहीं पा रहे, नहीं कर पा रहे। अच्छा, दूसरी साइड की अभी खबर आई है जिसमें ये कहा जा रहा है 200 इलेक्ट्रिक बसेस जो उनके जम्मू एंड कश्मीर में उन्हें प्रोवाइड की जा रही हैं, टाटा इलेक्ट्रिक बसेस इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से। और वहाँ पे स्मार्ट सिटी जो प्रोजेक्ट हैं उनके, अगर हम बात करें श्रीनगर स्मार्ट सिटी, इसके अलावा जम्मू स्मार्ट सिटी, तो वहाँ पे वो 100 बसें वहाँ पे दे रहे हैं। हमारे यहाँ पे तो मैंने जब सफ़र विज़िट किया, यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ही नहीं। जी एग्जैक्टली, ये बात ठीक है आपकी कि इंडिया हमसे बहुत आगे है, उनका पैसा भी है, उनकी जो क़यादत है किसी हद तक अपने लोगों के साथ सिंसियर भी है। खासकर जो ना जम्मू कश्मीर का जो एरिया है, ये डिस्प्यूटेड एरिया है, और एक उनकी सिर्फ खराबी है कि वो अपने उन लोगों को वोट का हक नहीं दे रहे, बाकी वो फैसिलिटेट कर रहे हैं लोगों को, वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारी निस्बत कुछ वो ज़्यादा कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे। यानी जो आज़ादी दिलवाना चाहता है वो कुछ नहीं कर रहा, और जिसके बारे में हम ये कहते हैं कि जुल्म वो उन्हें डेवलपमेंट की तरफ लेके जा रहे हैं। अभी सिंसियर क़यादत की ज़रूरत है इनको, और वो कश्मीर के अंदर से पैदा होगी इंशाल्लाह। तो आने वाला वक्त जो है वो इन्हीं कश्मीरियों का है, इन्हीं कश्मीरियों का। मैं खुद चाहता हूँ, और मैं ये कहता हूँ कि जो वाकई में कश्मीर से प्यार करता है, कश्मीरियों से प्यार करता है, उसे ये कहना नहीं चाहिए कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान या कश्मीर बनेगा हिंदुस्तान। उसे ये सोचना चाहिए कि कश्मीर
कश्मीर के लोगों की जो डेवलपमेंट जो कंट्री कर रहा है, जो कश्मीर के लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, उन्हें उस चीज़ की तरफ जाना चाहिए। हाँ यस, ये होना चाहिए। यहाँ पे जितने भी आप आए ना, देखें ना, अभी गवर्नमेंट 6 माह के अंदर तो गवर्नमेंट सारी इनकी क्लैप्स कर गई। ऐसे ही है। और जितने वो लोग आए आपके सामने देखेंगे, वो अरबों रुपये लगा के उन्होंने वोट लिए और अरबों रुपये लगा के वो हड़प करके जितना बजट था वो खा गए। ठीक और हो गया। लोगों के डेवलपमेंट पर कुछ नहीं लगाया, एजुकेशन में कुछ नहीं लगाया, ट्रांसपोर्टेशन कुछ नहीं है। हालांकि सेहत का ही अगर काम ये करें चीज़। तो बहुत बड़ा काम से कश्मीर को मिल सकता है, पैसा डेवलप हो चीज़ है। सकता अभी है। आपने बात कही ना कि चुपके से थोड़ा बात कर दी, पता नहीं लोग समझ पाए कि नहीं, पकड़ पाए कि नहीं, कि भाई जिधर डेवलपमेंट हो, जिधर रोजगार मिले, जिधर ये मिले, जिधर मुंह मिले, उधर जाना चाहिए, ये मत कहिए। यानी कि इनडायरेक्टली आपने कहा कि इंडिया की तरफ चले जाओ। इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर से आवाज उठ रही है। उनका कहना है कि हमारा जो असल रास्ता है वो श्रीनगर का है, इस्लामाबाद और रावलपिंडी का नहीं है। आपको शायद यकीन नहीं हो रहा हो, सुनिए। मेरे भाइयों, आज ये हमारा मसला आटे का मसला, बिजली का मसला नहीं है। हम वो गुलाम कौन है, हमारा मसला है हमारी आज़ादी। इस सियासत के वारस होने के बावजूद हम इस्लामाबाद और रावलपिंडी को ये बता देना चाहते हैं, हमारे पास और भी रास्ते हैं। हमारे पास चिकोटी का रास्ता भी है और अपना तौबट से भी रास्ता है, और इनके सुलगकारों के पास सिर्फ पानी का रास्ता रहेगा। हमारा मसला है हमारी आज़ादी, और जो हमारी आज़ादी पे जिन्होंने कब्जा किया हुआ है पाकिस्तान की सुलगकारों ने, इनको ये पावर करवा देना चाहते हैं। ये कौम को आटे और बिजली के पीछे न लगाओ, इनको आज़ाद किया जाए और पाकिस्तान अपना कब्जा खत्म करे यहाँ से। हमारा रास्ता श्रीनगर और जम्मू है, हमारा रास्ता इस्लामाबाद नहीं है। हमने अपने उस तरफ असल की तरफ जाने के लिए जिद्दोजहद जारी रखते हैं। सुन लिया आपने? यही सच्चाई है और अब ये सच्चाई सामने आने लगी है, और वो दिन दूर नहीं जब वहां के लोग ही उठ खड़े होंगे कि हमें पाकिस्तान के साथ नहीं रहना है, मेजॉरिटी। चलिए आगे देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? आसिफ अली। क्या करते हैं आसिफ भाई? मैं उस्ताद हूँ। उस्ताद हैं, टीचर हैं, क्या पढ़ाते हैं? मेरा शोबा जो है वो उर्दू है। उर्दू है, ज़बरदस्त। अच्छा, सवाल ये है जिस पे हम मतलब वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं कि अगर हम अपने पाकिस्तान बनने के मकासद की बात करें, उसके बाद कश्मीर की बात करें, एक मेन मकसद हमारा ये रहा हमेशा से 75-76 साल से, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों को जो सा वो हक दिलवाना है। अभी आज की खबर ये है कि जो जम्मू एंड कश्मीर है, जो इंडिया साइड कश्मीर है, वहाँ पे 200 के करीब इलेक्ट्रिक बसेस जो सी हैं वो इंडिया की तरफ से, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से वहाँ पे प्रोवाइड की गई हैं। कुछ ही दिनों में वो प्रॉपर वर्किंग में आ जाएंगी, रोड पे आ जाएंगी। क्या समझते हैं, हमारे यहाँ के कश्मीर में भी उस तरीके से हमने चीज़ें प्रोवाइड की? बात ये है जनाब कि जब तक आप खुद मुस्तहकम नहीं होते, आपकी आवाज़ किसी दूसरे के लिए भी हमें तवाना नहीं हो सकती। ऐसे ही है। अगर मगरब में वेस्ट जो है वो मजबूत है, तो वो अगर मशरकी तैमूर की बात होती है तो वो जनाब चंद दिनों के अंदर अंदर उसका फैसला हो जाता है। बिल्कुल है। तो उसकी वजह यह थी कि उसके पीछे एक मजबूत लॉबी जो है वो मौजूद थी। यहाँ पे जब तक हम खुद पाकिस्तान को मुस्तहकम नहीं करते थे, आपकी आवाज़ जो है ठीक है, वो कहीं पे सुनी नहीं यानी जाएगी। हम बात करते हैं कश्मीर को आज़ाद हाँ, करवाने की, हम तो खुद अगर हकीकत में देखें तो हाँ, जब तक पाकिस्तान के हुसूल के लिए जब आपने कुछ मकासद अपने पेश नज़र रखे थे, तो मैं समझता हूँ कि अभी तक हम उनसे बहुत दूर है। ठीक है। कश्मीरियों के लिए हमने क्या किया ये बताएं 75-76 साल में, ये सवाल। वो मैं समझता हूँ कि वो अभी तक तो सिर्फ जुबानी जमा खर्च किया था, नारे ही लगाए हैं, नारे लगाए हैं। तो जब तक आप अपने आप को बेहतर नहीं करते, अपने मुल्क के हालात बेहतर नहीं करते, आपकी आवाज़ सुनी नहीं जाएगी। तो इंडिया के लिए तभी आपकी आवाज़ जो है वो तवाना होगी जब आपका पाकिस्तान मुस्तहकम होगा। क्योंकि जब आप इंडिया के लिए बात करते हैं कि जनाब वहाँ पे बुनियादी इंसानी हकूक़ जो है मुतासर हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो वो कहते हैं जी पहले आप अपने मुल्क की तरफ तो देखें। हाँ, तो वो बात गलत करते हैं, मुझे ये बताएं। हाँ। और दूसरे नंबर पे जो हम बात करते हैं वो फिर कहते हैं आप बलोचिस्तान की तरफ तो देखें, आप पहले सिंध की तरफ तो देखें, वहाँ पे फोर्स कन्वर्जन हो रहा है, वहाँ पे क्या क्या जो मिनॉरिटीज़ के साथ इश्यूज हो रहे हैं। तो इसके अलावा पंजाब में देख लें, लाहौर में देख लें, हम कश्मीर की बात करते हैं। तो मेरा ख्याल है कश्मीर की बात करनी चाहिए, लेकिन पहले आप अपने किरदार से भी साबित करें कि वही चीज़ें जो एक आज़ाद और मुस्तहकम कौम के लिए ज़रूरी होती हैं, वो पहले अपने मुल्क में उनका वजूद है या नहीं है। सर आप टीचर हैं, मैं शायद मेरे सवाल को समझ नहीं पा रहे। मैं ये कह रहा हूँ कश्मीर की बात आपने बोला करनी चाहिए, मैं कहता हूँ अगर कश्मीर की बात करनी चाहिए ना, तो सबसे पहले जो हमारे पास कश्मीर है उसकी बात करनी चाहिए, उसे हम डेवलपमेंट दें, उसे हम
वही मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि वो कश्मीर है या आज़ाद कश्मीर है या पाकिस्तान है, एक ही बात है। हाँ। आज़ाद कश्मीर में भी ज़ाहिर है पाकिस्तान के लोग गवर्नमेंट है, हैं, बिल्कुल वही है। गवर्नमेंट है ना, हमारी वो लोग हैं। तो यही मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि जब तक आप अपने यहाँ पे पाकिस्तान में हालात बेहतर नहीं करते मुआशी तौर पर, और बाकी मामलात जब तक आप बेहतर नहीं करते, मेरा ख्याल है कि आपकी आवाज़ कश्मीर के लिए मुअस्सर साबित नहीं हो जैसे अभी हमने यहाँ पे खबर सुनी कि इंडिया साइड कश्मीर में 200 इलेक्ट्रिक बसेस आ रही हैं टाटा की, जो कि मेड इन इंडिया बसेस हैं और वहाँ पे वो आ रही हैं। ये खबर डेफिनेटली जो पाकिस्तान साइड कश्मीर है उन्होंने भी सुनी होगी। उनके तो रिलेटिव भी एक दूसरे के यहाँ वहाँ पे रहते हैं, तो क्या फील करते होंगे कि भाई वो मकबूजा जिसे हम कहते हैं, जिसमें हम ये कहते हैं जुल्म जुल्म जुल्म, वहाँ पे इलेक्ट्रिक बसेस आ रही हैं, वहाँ पे G20 की मीटिंग, वहाँ पे टूरिज्म, वहाँ पे पता नहीं कितना चीज़ें ये डेवलपमेंट की आ रही हैं। मैं इससे भी एक बुनियादी बात करता हूँ। देखें, जो भी कोई भी वेलफेयर स्टेट होती है ना, उसके लिए 2-3 चीज़ें तो बहुत बुनियादी होती हैं। एक तो होती है कि आपका तहफ़्फ़ुज़, जान और माल का तहफ़्फ़ुज़। एक है जनाब आपकी सेहत जो है उसकी चीज़ें जो हैं, और एक आपकी तालीम जो है। तो ये तीनों शोबे ज़रा आप अपने मुल्क में देख लें किस सतह पे मौजूद हैं। तो जब यहाँ पे उसकी हालत जो है वो बहुत नाजुक है। ऐसे ही है। अब मैं आपको जो देखने वाले हैं उनसे भी ये कहना चाहता हूँ, अगर जो पाकिस्तान से देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, पाकिस्तान में कश्मीर में जो यूनिवर्सिटीज़ की तादाद है कितनी है, इंडिया साइड कश्मीर में यूनिवर्सिटीज़ की तादाद कितनी है, हॉस्पिटल्स की बात करें यहाँ पे क्या? जी मैं अर्ज़ करता हूँ, मैं सिर्फ चूँकि मैं तालीम से वाबस्ता हूँ तो मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि हमारे यहाँ तालीम जो है ये बड़ी बुनियादी एक ज़रूरत है। कोई कौम भी उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक उसके लोग ख़ानदान नहीं है। तो आप जो हमारी खानदगी की शरह है वो शर्मनाक हद तक कम है। लिटरेसी रेट जो है वो बहुत कम है। महातीर मोहम्मद साहब जो मलेशिया के थे, एक दफ़ा उनसे किसी ने सवाल किया था कि जनाब आपने अपने मुल्क के लिए क्या किया कि वो चंद सालों में आप उसको ऊपर उठा के, तो उन्होंने एक बड़ी बुनियादी बात की थी। वो समझते थे कि उन्होंने कहा मैंने बड़े काम किए हैं, लेकिन मेरे ख्याल में मैंने सबसे बुनियादी काम ये किया कि अपना मुल्क का जो बड़ा बजट का एक बड़ा हिस्सा था ना वो मैंने एजुकेशन के लिए वक्फ कर दिया। अब उसका फ़ायदा ये हुआ कि एक जनाब उसमें से इंजीनियर्स भी निकले, डॉक्टर्स भी निकले, इकॉनमी के लोग भी मिले, बाकी सारे भी जितने भी लोग थे वो उनसे मिले और मुल्क कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया। तो हमारी जो ये बात बिल्कुल सही है कि भाई देखिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। और पाकिस्तान तो खैर, अब पाकिस्तान के लिए मैं क्या कहूँ आपको कि पाकिस्तान ने तो एजुकेशन में जो झंडे गाड़े हैं वो हम सबको पता है कि पाकिस्तान में किस तरह की एजुकेशन दी जाती है, किस तरह की नफ़रत पढ़ाई जाती है, किस तरह से हेट अपने ही बच्चों के दिमाग में घुसाया जाता है इंडिया के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ। आप सोचिए। खैर ये बात अलग है। दूसरी बात, जो पढ़ाई की बात हो रही थी, मेडिकल की बात, हेल्थ की बात हो रही थी और बाकी जो चीज़ें हो रही थी, तो आप इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन मत कीजिए। आप जम्मू कश्मीर वर्सेस होल पाकिस्तान कर लीजिए, जम्मू कश्मीर भारी पड़ जाएगा आप पर। नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ के मामले में, नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस के मामले में, नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स के मामले में, नंबर ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज के मामले में, नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट के मामले में, नंबर ऑफ स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ के मामले में, नंबर ऑफ स्कूल्स के मामले में, हर चीज में वो पूरे पाकिस्तान पर भारी पड़ जाएगा। यकीन ना हो तो गूगल कर लीजिए भाई, मेरे बातों का आप पर अगर एतबार ना हो आप गूगल कर लीजिए, सर्च कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। IIT जम्मू कश्मीर में, NIT जम्मू कश्मीर में, IIM जम्मू कश्मीर में, मेडिकल कॉलेजेस जम्मू कश्मीर में, इंजीनियरिंग कॉलेजेस जम्मू कश्मीर में, एक से बढ़कर एक। इसीलिए तो आज जम्मू कश्मीर के बच्चे नाम कर रहे हैं अपना जबरदस्त तरीके से। चलिए आगे देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? मोहम्मद शाहद चीमा। क्या करते हैं आप? मैं एडवोकेट हूँ। जबरदस्त। अच्छा, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक तो ये अगस्त का महीना है, 75-76 साल में हमने आज़ादी तो ले ली। आज़ाद होने के बाद, इंडिया से अलग होने के बाद हमने ऐसा क्या किया जिस पे हम फख्र कर सकें कि भाई हम आज़ाद हैं? नहीं, असल बात यह है कि हमें 47 से आज़ादी नहीं मिली। ये जो पार्टीशन हुई है ये अंग्रेज़ ने कराई है। अपने मकासद के लिए, ताकि ये हिंदुस्तान एक बड़ी ताकत ना बन जाए। ठीक है। ये उन्होंने कराई है। और हम 47 से लेकर आज तक आज़ाद नहीं है। 47 से लेकर आज तक हमें वोट का हक नहीं दिया गया।
ठीक हो गया। हाँ। अच्छा, अगर हम लोग इकट्ठे होते, आपको लगता है कि हम दुनिया की बड़ी पावर बन जाते अगर ये पार्टीशन ना होती? हाँ। ना इंडिया से पाकिस्तान अलग होता, ना पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग होता? हाँ हाँ, ये जो है ना, ये मतलब किसी कौम की ताकत जो होती है, यूनिटी होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये उन्होंने मजहबी मुनाफरत फैलाकर अंग्रेज़ों ने ये यूनिटी को परा परा किया, और उसमें जितना भी किरदार है वो ब्रिटिश सरकार का है। उन्होंने सारा कत्लेआम करवाया, उन्होंने ही सारा जो है उसके जो जेंट्स जो थे वो जो कार्रवाई कर रहे थे, और ज़बरदस्ती लोगों को निकाला गया। अच्छा, अगर कश्मीर की बात करते हैं, हाँ। जब से हम अलहदा हुए हैं इंडिया से, तब से हमने एक रट ये भी लगाई है, कश्मीर कश्मीर कश्मीर। हमने क्या, जो हमारे साइड पे कश्मीर है, हमने वहाँ पे कौन सी ऐसी फैसिलिटीज़ दे दी हैं कि हम इंडिया साइड कश्मीर लेके भी उन्हें वो भी फैसिलिटीज़ देना चाहते हैं? हमने क्या किया? नहीं, वो जो है ना, वो कश्मीर का मसला गलबात के जरिए हल हो सकता है, ये लड़ाई के जरिए नहीं हो सकता। हमने 4 दफ़ा जंगें की हैं, फिर बंद की हैं। ठीक है। और इतना नुकसान उठा चुके हैं, अब हम एक जंग का भी नुकसान नहीं उठा सकते। ऐसे ही है। और जो हमारी इकॉनमी है, खास तौर पे अगर हाँ। बात करें, हमारी इकॉनमी अफोर्ड कर सकती है जंग का? नहीं नहीं, ये तो कोई भी नहीं कर सकती, बिल्कुल। ठीक है। हाँ। अभी खबर ये आ रही है कि जो इंडिया साइड कश्मीर है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक बसेस, टाटा इलेक्ट्रिक बसेस 200 के करीब जो सी हैं, वो वहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से, उनकी गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें दी जा रही हैं। तो हमारे यहाँ पे तो, मैंने कश्मीर का विजिट किया, आपने भी शायद किया होगा विजिट, वहाँ पे तो कोई इलेक्ट्रिक बस क्या, वहाँ पे तो कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम ही ऐसा मौजूद नहीं है। हाँ, नहीं, बात ये है कि बरतानिया ने जाते जाते जो ये वारदात की है, मतलब एक को तनाज़ा छोड़ गया है ताकि लड़ते रहें, तो हमने बहुत ज़्यादा नुकसान उठाया है। इसके पीछे ये वो थे। ठीक है। बरतानिया तो इंडिया वाले तो फिर किसी हद तक समझ चुके हैं, वो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। हम लोग आज भी कश्मीर कश्मीर की बात कर रहे हैं। हाँ, नहीं, ये बस मतलब ऐसे ही है, मतलब बस फौज ने ये वो करा रहे हैं कि बजट के लिए ये वो, बस ठीक हो गया। बजट का इजाफा। कोई बेहतरी की उम्मीद है? नहीं, बेहतरी की उम्मीद इस सूरत ही हो सकती है कि अगर मुल्क में फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराए जाएं, ठीक है, और वो हाथ तोड़ा जाए जो फेयर एंड फ्री इलेक्शन में रुकावट है। ठीक हो गया। ज़बरदस्त जी, अच्छा लगा इनसे बात करके। और ये ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं, मतलब मेरे ख्याल से आपसे बात करके मुझे ऐसा लगा, आप तो पार्टीशन नहीं चाहते थे, आप चाहते थे हिंदुस्तान एक रहे। हाँ, नहीं, वो बहुत बड़ी मतलब खिते से वारदात हो गई है। देखें, पार्टीशन में 10 लाख आदमी का कत्लेआम हुआ है। हाँ। इतनी जो औरतों की बेहुरमती हुई है, सारे पंजाब के लोग तबाह कर दिए गए हैं, लोगों के मतलब देश विदेश हो गए हैं। कितना नुकसान उठाया। ऐसे ही है। ये सारा जो है ना, उनके एजेंट कर रहे थे, उनके एजेंट हाँ, कर रहे थे। असल जो आज़ादी के मजाज थे वो आज़ाद हिंद आर्मी थी। अच्छा। हाँ, उन्होंने मतलब हमें आज़ादी दिलवाई। वो जिनको लीड शायद नेताजी बोस। हाँ, सुभाष चंद्र बोस, वो लोग जो थे वो आज़ादी के मुजाहिद थे, और उन्होंने 50,000 कुर्बानियाँ दी, और उनकी वजह भगत सिंह थे, और भी बहुत से थे। हाँ, वो आज़ादी के मुजाहिद थे। देखिए कितनी बड़ी बात है। पाकिस्तान का एक बंदा, बुजुर्ग आदमी, वो जानता है कि आजादी किसने दिलवाई। मैं ये नहीं कहता कि महात्मा गांधी का योगदान कम हो जाता है, लेकिन हम सुभाष चंद्र बोस का योगदान भुला देते हैं। हमारे देश में ऐसे लोग हैं जो सुभाष चंद्र बोस को जिस सम्मान के वो हकदार थे वो नहीं दिया। उनका नाम हटा दिया गया इतिहास से। हटा क्या दिया गया, मतलब धीरे धीरे कमजोर कर दिया गया, जिनकी चीजों को छुपाया गया। लेकिन अब सोचिए, एक पाकिस्तान का बंदा बोल रहा। अब जब हमने सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगवाई है दिल्ली में, तब जाकर लगा है, तब लोग अब मुझे भी विश्वास हो चला है कि नहीं, अब लोग जानेंगे, हमारी आने वाली पीढ़ी जानेगी। जब प्रतिमा लग रही थी तो मेरे बेटे ने पूछा कि ये कौन है, तो मैंने उसको पूरी बात बताई कि सुभाष बाबू कौन थे, उन्हें क्यों हमें याद रखना चाहिए, क्यों उन्हें अपना हीरो मानना चाहिए, क्यों उन्हें अपना आइडियल मानना चाहिए। तो वो जब भी अब देखता है तो पहचानता है कि जी हाँ, सुभाष चंद्र बोस हैं। इन्होंने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सिर्फ सत्याग्रह और अहिंसा से आजादी नहीं मिली, आजादी उन कुर्बानियों की वजह से मिली जो सुभाष बाबू और उनके आजाद हिंद फौज ने दी। भगत सिंह से मिली, सुखदेव से मिली, राजगुरु से भी मिली।
लेकिन हमने सिर्फ एक तरफ याद रखते हैं, बाकियों के योगदान को हम पीछे छोड़ देते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अब हमारे देश की युवा पीढ़ी ये जानने लगी है, समझने लगी है कि योगदान तो इनका भी है, सम्मान तो बराबर का इनको भी मिलना चाहिए। और मैं जानता हूं कि हमारी यूथ जो है वो ये ऐसा करेगी, यकीन मानिए, वो समझ गई है। ठीक हो तो गया। ये जो मुस्लिम लीग थी, ये तो इंतशार इन्होंने पाया, ये तो मतलब आज़ादी के मुजाहिद क्या है, इन्होंने तो मुल्क को तबाह करने वाले हैं, ठीक हो पंजाब गया। को तबाह करने तो वाले फिर हैं। उन हीरोज का जो आज़ादी के मुजाहिद जिन्हें आप बता रहे हैं, नेताजी चंद्र बोस की अगर बात करें या तो भगत सिंह की बात करें, इस तरीके से बहुत से नाम हैं, वो तो हमारे हिस्ट्री में, हमारी बुक्स में हमें नहीं बताया जाता। ये तो आपसे मैं सुन रहा हूँ, या थोड़ा बहुत कोई इंटरनेशनल अफेयर्स पढ़ता है तो उसे आइडिया आता है, अदरवाइज यहाँ पे तो हीरो जो बताए जाते हैं। नहीं, यही तो बात है ना, असल हीरो बताए नहीं जाते। हाँ, वो हीरो थे हैं जिनकी वजह से आज़ादी हुई। ये हिंदुस्तान जो जिन्होंने गोरों से आज़ाद करवाया। हाँ, वो जिन्होंने आज़ाद हिंद आर्मी जो थी, वो 2 साल जापान ने हथियार डाल दिए थे, वो 2 साल बाद उन्होंने हथियार डाले। वो भी वो जो है ना, जो जहाज़ों का उनको पास तोड़ नहीं था। बाकी वो तो फतुवात कर रहे थे, इनको खदेड़ कर रख दिया था। अच्छा, आज़ादी के मुजाहिद हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। अच्छा, हाँ, वो आज़ादी के मुजाहिद है। वो कैसे कि उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने 1946 में उन्होंने मतलब हड़ताल पूरे हिंदुस्तान में ट्रेड यूनियन की हड़ताल कराई थी। सारे हिंदुस्तान के कारखाने बंद हो गए थे। किस वजह से, क्या उसकी वजह क्या थी हड़ताल की? वो के अंग्रेज के खिलाफ छोड़ो, ऐसे ही अंग्रेज यहाँ से जाएं और हम यहाँ यूनिटी से रहें। हाँ, वो जो हड़ताल जी थी हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद से हुई थी। लेकिन आपने बोला वो जो हड़ताल थी हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद, यूनिटी, हिंदू मुस्लिम यूनिटी से हुई थी। लेकिन हमें तो ये बताया जाता है बुक्स में कि भाई हिंदू मुस्लिम बहुत लड़ते थे, हिंदू मुसलमानों पे जुल्म करते थे। नहीं, वो कोई नहीं है, ये सब झूठ है। प्यार मोहब्बत से लोग रहते थे। जितने यहाँ पे ये लाहौर की अगर बात करें, ये जो बिल्डिंग्स हैं, ये जो इमारतें हैं, ये हिंदुओं की बनाई हुई इमारतें हैं। यहाँ पे मिलजुल के रहते थे मेरे ख्याल से। सारे मिलजुल कर रहते थे। लेकिन ये है ना, ये अंग्रेज ने कराया ना उसके एजेंट से। उधर भी वो मार रहे थे, उधर भी वो मार रहे थे। ऐसे ही, और नाम हिंदू मुस्लिम का डाल देते कि हिंदू मुस्लिम की लड़ाई। अच्छा, वो 1946 में जब उन्होंने हड़ताल की, सारा हिंदुस्तान बंद हो गया था। ठीक है। तो अंग्रेज ने फौज ले आया। अच्छा, फौज ले आ गया। फौज ज़्यादा पंजाब की थी। तो उन्होंने कहा कि गोली चलाओ। उन्होंने कहा नहीं गोली चलानी। अच्छा, जब उन्होंने उधर नेवी ने भी बगावत कर दी, तो अंग्रेज के हाथ पांव जो फूल गए थे, वो फिर जाते जाते ये काम वारदात कर गया है। कश्मीर वाली वारदात कर गया और दूसरा पार्टीशन वाली वारदात। दूसरा पार्टीशन वाली वारदात कर। ऐसे ही है। आप बड़ी ये दिलचस्प बात कर रहे हैं, और ये बुजुर्गों से बात करने का, बड़े जो लोग हों जो हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, उनसे बात करने का यही फायदा होता है कि हमें रियल हिस्ट्री सामने आती है। अच्छा, अगर बात करें कि अभी आज तक वहाँ पे तो देखें नफरतें खत्म हो चुकी हैं काफी हद तक, वो आज भी मिल के रह रहे हैं हिंदू मुस्लिम। यहाँ पे आज भी वही सोच है। नहीं, आम आदमी तो नहीं है ना, ये एजेंसियाँ होती हैं, ये कराती हैं। ये मतलब पाकिस्तान की एजेंसियाँ भी कराती हैं ताकि कौम में इत्तेहाद ना पैदा हो। ऐसे ही है। हाँ, ये जो यही कराते हैं। ठीक है। ऐसे तो कभी हम बेहतरी की तरफ नहीं जा पाएंगे। ये तो इसी तरह ही है ना। ठीक हो गया। हाँ, अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शन ना हुए तो ये मुल्क नहीं चल सकता। आपको लगता है कि अब जितनी नफरतें बन चुकी हैं, आपको लगता है कि हमारे नेबर्स के साथ, खासतौर पर इंडिया के साथ रिलेशन, ताल्लुक बेहतर हो सकते हैं? हाँ, अगर बेहतर करेंगे तो इसकी बका है। देखें पंजाब में क्या नुकसान उठाया। पंजाब के पास 5 दरिया थे। ऐसे ही है। तो अब रह गए हैं 3 रह गए हैं। कितना नुकसान हुआ। ऐसे ही है। वो सारी 5 दरिया सारी जमीन को शराब करते थे। ऐसे ही उधर मशरकी पंजाब का क्या नुकसान हुआ, वो उनकी तिजारत इधर थी कराची बंदरगाह की, ये नज़दीक है। अब उन लोग को बम्बे जाना पड़ता है, वो 3-4 दिन का रास्ता है। कितना नुकसान हुआ। एट दी एंड गोरों का कोई नुकसान नहीं हुआ। नुकसान हुआ तो वो हमारा हिंदुस्तानी जो मतलब पार्टीशन से पहले हम सब एक थे ना, उनका नुकसान हुआ। हाँ, ये जो तफरकाबाजी है, ये तो मतलब इसका तो कोई फायदा ही नहीं है। कितनी एज है सर आपकी? मेरी एज है कोई 62 साल। 62 साल। ठीक हो गया। मैंने कहा शायद आपकी एज, अगर आप पीछे लोग जैसे आप हिस्ट्री को जानते हैं, बहुत सी चीज़ों, क्या समझते हैं, कोई बेहतरी की उम्मीद है?
नहीं, अगर अवाम उठ खड़े हों तो फिर तो बेहतरी की उम्मीद है ना। हाँ, अगर अवाम उठ खड़े हों तो ये अवाम को सच बताया जाएगा। देखें, आपने जो चीज़ें बताई हैं, मैं काफ़ी हद तक उनसे एग्री करता हूँ, क्योंकि हमें तो जो हीरोज़ आपने बताए, हमें तो उन हीरोज़ के बारे में कभी बताया नहीं गया। यही चीज़ें जब पब्लिक को बताई जाएंगी सर, फिर लोग खड़े होंगे कि भाई हमने नहीं नफरत करनी। अगर अवाम खड़ी हो जाए, अवाम तो 1 लाख आदमी खड़ा हो जाए तो ये कुछ ही नहीं कर सकते, सिर्फ खड़ा होने की बात है। चलें जी, अच्छा लगा। आप बुजुर्ग हैं, ज़्यादा टाइम खड़ा करना मुझे मुनासिब नहीं लग रहा, इसलिए इनसे इजाज़त चाहते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया। और सबसे पहले चचा आपको सलाम है। इकलौते आप मिले हैं पाकिस्तान में जिन्होंने सही हिस्ट्री बताई है, इकलौते। अब पता नहीं इस वीडियो को पाकिस्तान में कितने लोगों ने देखा, या मेरे वीडियो को कितने पाकिस्तान में लोगों ने देखा। यकीन मानिए, सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि एक पाकिस्तानी कैसे उसने सच्ची बात बताई पाकिस्तान की जमीन पर खड़ी होकर। मतलब अपने सरकार, अपने 75 साल की सरकार के खिलाफ खड़ा हुआ है ये बंदा अकेला। आप लोग मेरी बात से जरूर सहमत होंगे, और यही सच्चाई है। आपने मुस्लिम लीग की इन्होंने बात की, लोग कहते हैं कि मुस्लिम लीग ने सारा बवाल खड़ा किया, और यही मुस्लिम लीग है जिसके एक फ्रैक्शन को, जिसके नाम को राहुल गांधी कहते हैं कि जी सेकुलर पार्टी है। मुस्लिम लीग की वजह से सारी फसाद की जड़ मुस्लिम लीग थी। और ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान का एक मुसलमान बंदा कह रहा है, एक बुजुर्ग कह रहा है जिसने असली इतिहास पढ़ा है। 62 साल उम्र हुई, सोचिए, कुछ तो देखा है इसने, कुछ तो पढ़ा है इसने। इसने कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं इनकी बेइज्जती कर रहा हूं। तो बातों का फ्लो वैसा है कि इन्होंने जो बातें कही 100% ट्रू। कई पाकिस्तानी होंगे जो बोलेंगे नहीं, इनको तो कुछ पता ही नहीं है, ये गलत बातें हैं। लेकिन नहीं, आप जब न्यूट्रल हिस्ट्री जाकर पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि इन बाबा ने जितनी बात कही है तो सारी की सारी सच है, सारी की सारी। लेकिन अगर ये बात खुल गई, ये बात सबकी समझ में आ गई, तो फिर तो सारा खेल खत्म। आर्मी का बजट पहले ही कम हो जाएगा, सरकारें जीतेंगी नहीं, क्योंकि नफरत और उसकी वजह से ही तो सारा सब कुछ चलता है, ये माहौल एक होता है। तो मुझे लगता है कि इस वीडियो को शेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और जो बाबा ने बातें कही हैं इनको शेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं एक बार फिर से, चचा आपको सैल्यूट है। ऐसे आदमी पाकिस्तान को बहुत बड़ी मात्रा में चाहिए। अगर पाकिस्तान को ठीक करना है तो इन जैसे बंदे चाहिए जो आगे बढ़ें, जो लीडर बने, जिन्हें असली हिस्ट्री पता हो, जो नफरतों को खत्म करें और अपने बच्चों को तालीम दें और आगे बढ़ाएं। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान का माहौल बना हुआ है, मुझे उम्मीद कम है। जल्दी मिलता हूं एक नए वीडियो के साथ। कमेंट जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद। तो जी वीडियो ही ख़त्म। आई थिंक इस पर हमने एक मरतबा विकास भाई वीडियो भी बनाई थी। शुएब भाई को शायद कोई मिस्टेक होगी या हमें मिस्टेक हो रही है। श्रीनगर में वो चलने जा रही हैं 100 ई बसेस, वो 200 बोल रहे थे और मेरे ख्याल में 100 है, 200 नहीं, शायद हो सकता है मैं मिस्टेक कर रहा हूँ। चलें, खैर बात यह नहीं कि कितनी क्वांटिटी में हो रही, बात यह है कि इनिशिएटिव तो लिया जा रहा है ना। क्या बात, अच्छी बात, शुरुआत तो की जा रही है ना। मतलब कि इलेक्ट्रिक बसेस, आम बसेस तो चलती होंगी जिस तरह हमारी डीजल वगैरह पेट्रोल पर चलने वाली हैं, उनके बाद इलेक्ट्रिक बसेस होंगी जिसकी वजह से उनको पेट्रोल की भी बचत होगी और उनका जो किराया फेयर जिसे हम कहते हैं वो भी कम में होगा। कार्ड सिस्टम होगा, ऑनलाइन कार्ड सिस्टम होगा, तो मतलब उनके लिए सहूलियात तो पैदा की जा रही हैं। इसी तरह स्मार्ट सिटी आपने देखा, स्मार्ट सिटी पर भी हमने वीडियो की, श्रीनगर स्मार्ट सिटी। उसी स्मार्ट सिटी के दौरान आई थिंक वो कोई थे कमिश्नर थे, डिप्टी कमिश्नर थे, असिस्टेंट कमिश्नर होता है, वो कमिश्नर थे, डीएमसी कमिश्नर थे, कोई एएमसी डीएमसी। वो बता रहा था कि भी नेक्स्ट मंथ तक 100 ई बसेस लॉन्च करने जा रहे हैं हम, मतलब कि श्रीनगर में। उन्होंने अभी टारगेट किया हुआ है श्रीनगर स्मार्ट सिटी को। श्रीनगर क्योंकि गढ़ है, जिस तरह पाकिस्तान का गढ़ है ना इस्लामाबाद, पहले इस्लामाबाद को खूबसूरत बनाया गया, सारी सहूलियात दी, फिर आस्ता आस्ता बाहर भी वो तरक्की फैलती है। अब उन्होंने शुरुआत की सेंटर से। अब सेंटर से जब
चीज़ें अच्छा होना शुरू होंगी तो सारी बात है साइड वाले इलाके, साइड वाले जो अजला हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनमें चीज़ें भी अच्छा होना शुरू हो जाएंगी। तो उनके लिए बेस्ट ऑफ लक है और बेस्ट विशेज़ हैं। इंडिया अगर उनको ये दी जा रही सहूलियत तो यार बहुत अच्छी बात है, दिल खुश हुआ। और अब आते हैं हिस्ट्री की जानब। वीडियो से पहले रहमतुल्लाह मुझे कह रहा था कि मतलब कि ना पाकिस्तान के कोई इंडिया की बात हो रही थी तो कह रहा था कि पाकिस्तान हिस्ट्री की बात हो रही थी तो कहता था कि पहले इंडिया नाम नहीं था। तो मैंने इसको समझाया, मैंने कहा कि सबसे पहले जो हमारी सियासी पार्टी बनी थी ना वो बनी थी कांग्रेस, ऑल इंडिया कांग्रेस। फिर बनी थी दूसरे नंबर पर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। मैंने कहा कि फिर मुझे ये बताओ अगर इंडिया नाम नहीं था तो हमारी पार्टीज़ के साथ इंडिया फिर कैसे लग गया। ऑल अगर ये इसने कहा हिंदुस्तान नाम था, मैंने कहा कि भाई हिंदुस्तान भी था, भारत भी कहते थे, इंडिया भी कहते थे, ये पहले के मौजूद हैं। हाँ बात इस बहस हुई थी कि मतलब कि पाकिस्तान था कि नहीं था। मैंने कहा हमारी जो है ना हिस्ट्री वो 75 ईयर्स पुरानी है, इससे ज़्यादा पुरानी नहीं है। इससे पहले हमारा मुल्क नहीं था, नाम ही नहीं था, कोई पैदा ही नहीं हुआ था इस तरह का। तो पहले इंडिया था, भारत कहते थे। लेकिन मसला ये है कि हमारी बुक्स में ना हकीकत बात है, मैं खुद भी पढ़ा हूँ, हमारी बुक्स में पता क्या नाम मिलता है इस इंडिया का जो पहले 1947 का पहले का इंडिया ये भारत है उसका नाम पाकिस्तानी बुक्स में मिलता है पाको हिंद, बरसगीर पाको हिंद। उसका पता मतलब पता है आपको? मुझे नहीं पता, तुम बताओ। तो नहीं मुझे नहीं पता, आप पढ़े लिखे मुझसे ज्यादा हैं। पाको हिंद का क्या मतलब? तजुर्बा भी ज्यादा है। पाको हिंद का क्या मतलब होता है? मैं जो मेरे ज़हन में वो तो मुझे मैं बताऊंगा। बताएं आप उनको कह मुझे रहे नहीं हैं मालूम कि आता। पाको हिंद कह रहे, आपके ज़हन में कोई भी हो इसका मैनी होगा, मैंने उसका बताएं क्या है। मुझे कोई पता नहीं पाको हिंद क्या है। पाक हिंद का मतलब है कि पाक मुसलमान, हिंद में नहीं हिंदू, यानी कि मुसलमान और हिंदू इकट्ठे जिस इलाके में रहते पाको हिंद कहते हैं। बरसगीर पाको हिंद है। बरसगीर था खुशकी का छोटा टुकड़ा जहाँ पर मुसलमान और हिंदू इकट्ठे रहते हैं। अच्छा, मुसलमान और हिंदू इकट्ठे रहते हैं जी। मतलब पाकिस्तान तो नहीं उसका मतलब? नहीं इसका नाम शायद हो, लेकिन मेरे रिलेटेड तो ये मैं तो यही सोच रहा हूँ। चले खैर, लेकिन जो उस बाबा जी ने बात की है ना जिस पर रोंगटे कह रहा था, लोग सब भी मेरे भी खड़े हो गए हैं और यकीन करें इसका मुझे भी नहीं पहले पता था, झूठ नहीं बोलूँगा, मुझे भी नहीं पता था जो वो सुभाष चंद्र बोस जो हैं उनकी इतनी ज़्यादा काविश थी इस मतलब के आज़ादी जद्दोजहद। इस पर कोई वीडियो मिलेगी ना तो इस पर हो सकता है मैं अल्लाह से रिएक्ट करें सुभाष चंद्र बोस ने किस तरह आज़ादी हिंद में या आज़ादी इंडिया में या तकसीम हिंद में या आज़ादी तहरीक में इनकी क्या क्या काविशें थी, कितनी स्ट्रगल थी। भाई इनके अलावा भी और मुस्लिम लीडर हैं, हिंदू लीडर हैं, सिख लीडर जिनके नाम आगे नहीं आ रहे। नहीं, भगत सिंह है उनका नाम आता है यार, वो बहुत कम है ना, यानी कि वो एक चंद एक हैं लेकिन बहुत भगत सिंह को बहुत ज़्यादा इज्जत दी जाती है इंडिया में भी पाकिस्तान में भी। वो फ्रीडम फाइटर था। वो इस तरह तुम्हारे वो थे दूसरे अहमद खान खरल मतलब के बाद नाम लिए जाते हैं, जो हैं वो लिए जाते हैं। भगत सिंह जानती दुनिया जानती है उसको, इंडिया में भी बढ़ाया जाता है, इंडिया के लोग भी जानते हैं भगत सिंह क्या चीज़ थे। वो सिख अहमद खान खरल वो कहते हैं कि वो भी इस तरह का ही था लेकिन उसके बारे में नहीं पढ़ाया। लेकिन भी आप असल में आप तब भी जिंदा रख सकते हैं अपने हीरोज़ को जब आप अपनी नस्लों में उनको तालीम देते हैं। अगर आप अपनी नस्लों को सही तालीम नहीं ना देते तो फिर आपकी नस्लें जो हैं वो भी बर्बाद भी होती हैं और वो जो आप पढ़ाएंगे जो आप बताएंगे वही। अब हमें सबको तो यह बताया जाता है कि क़ायद आज़म और महात्मा गांधी, क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी, यही मेन नाम हमें मिलते थे हिस्ट्री में कि इन दो लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की। ऑब्वियसली उन्होंने मेहनत की होगी, लेकिन सुभाष चंद्र बोस के बारे में हमें नहीं पता था, वो हमें अब पता चला। हकीकत बात है मुझे नहीं पता था पहले। हाँ, अम्बेडकर के बारे में पता चला था जिन्होंने इंडिया का आइन लिखा था, सर अम्बेडकर इस तरह का नाम था, उन्होंने आइन लिखा था, उनका मुझे पता था। लेकिन सुभाष चंद्र बोस का नाम सुना है, अभी इनकी अचीवमेंट्स, इनकी फ्रीडम फाइटर, इनकी फ़ाइट कितनी थी, इनकी जद्दोजहद कितनी थी इस फ्रीडम में, ये मुझे नहीं पता। ये अब इंडिया में उसका मुजस्मा बनाया गया। तो सुने वो तो बात, लेकिन मज़ेदारी की बात ये अच्छी बात मुझे ये लगी कि एक पाकिस्तानी के मुंह से रियल हिस्ट्री बताई गई
उस हीरो का नाम बताया गया जो कि दोनों खित्तों के लिए लड़ता रहा। बिल्कुल सच हो, ये हो सकती सच्ची इस बात चीज़ है। की खुशी होगी। हुई कि मुसलमानों दूसरी ये बात, कि पाकिस्तान की जुबान से निकला है कि सुभाष चंद्र बोस भी एक फ्रीडम फाइटर बहुत बड़े थे। नहीं, मैंने इस तरह तो नहीं सुना भी फ्रीडम उसने फाइटर कहा थे। तो है बाबा जी ने कहा है, लेकिन ये हकीकत तो नहीं ना हो सकती। मैं भी गलत होऊंगा शायद, मैं ये नहीं कहता, हकीकत क्यों नहीं होता? इतने इनके बड़ी बारे उम्र में में मैंने झूठ और बोल कुछ रहा है। सुना है कि ये जिस तरह हमारे कायदम थे, ये महात्मा गांधी, ये इस तरह लीडर थे ना, ये भी इस तरह लीडर यार ये जो है ना आवाम के सामने मशहूर है। कई ऐसे लोग होते हैं बैकग्राउंड के ऊपर उनका नाम आगे नहीं है। अब भाई उनका स्टैचू बनाया गया है, इंडिया वो दिखाया है लोग सामने, उनका स्टैचू बनाकर बताया जा रहा है अपनी आने वाली नस्लों को, अपनी आने वाली पीढ़ियों को कि भाई आपके जो लीडर थे उनको अगर आपने याद रखना है, ज़िंदा रखना है, तो आप भी ज़िंदा कौम हैं। हमें भी ऐसा करना चाहिए कि हमारे जो लीडर हैं, जो हमारी असल हिस्ट्री पढ़ानी चाहिए बगैर किसी शर्मो हया के। हिस्ट्री जो है वो सच वही होनी चाहिए जो हकीकत में है। इस तरह आप हिस्ट्री का जो चेहरा मसख नहीं कर सकते, चेहरा बिगाड़ नहीं सकते। आप सही बात बताएंगे तो आपकी जो कौमें, आपकी औलादें भी है वो सही सीखेंगे और सही बात करेंगे। मिलते हैं नई वीडियो में नए टाइप के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह।